नमस्कार। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के भूगोल में भारत की स्थिति एवं लाभ के बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की है। उसी कड़ी में आज हम भारत की स्थिति और लाभ से संबंधित जो टॉप एमसीक्यू जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और भारत की स्थिति और लाभ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी रीट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों प्रतिभागियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, साथ ही साथ आप उसको क्वालिफाइड करके मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। और जो नहीं जुटे हैं उनसे मेरा निवेदन भी रहेगा कि इस तैयारी को निरंतर जारी रखें, ना तो रुकना है ना ही थकना है और मेहनत करके हमें लक्ष्य को पाना है। एलएम ज्योग्राफी यानी लर्न विद मधुसूदन सर ज्योग्राफी के द्वारा इस YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों की मांग, विद्यार्थियों के सम्मान और विद्यार्थियों के प्यार के अनुसार एक सीरीज शुरू की गई थी, रीट एमसीक्यू सीरीज। उस एमसीक्यू सीरीज जो कि लगभग 20 से 22 दिन 30 से 40 घंटों की सीरीज थी, जिसमें हमने एमसीक्यू प्रश्न भी पढ़े, कुछ टॉपिकों पे चर्चा की, तो कुछ का हमने क्विक रिवीजन किया। विद्यार्थियों के प्यार और सम्मान ने कई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आज कमेंट्स किया कि सर रीट एमसीक्यू की जो सीरीज हमारे लिए वरदान साबित हुई है और इसे हमें काफी लाभ हुआ है। और कई तो ऐसे प्रश्न थे जो हूबहू पूछे गए, यानी कि जिस जिस टॉपिक के बारे में आपने बताया, आपने पढ़ाया, उन हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा है और हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ है। ऐसे भी मुझे कमेंट्स मिले हैं। तो पहले मैं उन कमेंट्स को दिखाना चाहूंगा जो आपका प्यार और आपका सम्मान हमें मिला है और आपका जो साथ मिला है, यही सम्मान, प्यार और साथ मुझे और मेरी जो टीम है उसको मोटिवेट करती है, अपने आप को मोटिवेट करती है कि विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए ऐसा कार्य किया जाए कि उन विद्यार्थियों को दर दर भटकना ना पड़े और जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है, जो प्रामाणिक तथ्य है, उनको बताया जाए ताकि स्टूडेंट परीक्षा में गलती ना करें, इधर उधर डाइवर्ट ना हो और एकाग्र चित्त होकर जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य पर जो है वहां फोकस करें। तो पहले मैं उन कमेंट्स को बताना चाहूंगा जो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए। राम स्वरूप जी ने लिखा है कि गुरुजी अब आपके कोर्स को कौन नहीं लेना चाहेगा। रीट में भूगोल के 7 या 8 जितने भी प्रश्न आए वो आपकी क्लास 20 दिन की क्लास से आए थे। वहां पेपर करते समय हमें यह भी याद आ गया कि यह प्रश्न सर की कौन सी क्लास से आया है और इसके बारे में और क्या क्या बताया था। जो भूकंपीय तरंग वाला प्रश्न आया उसमें से तो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे और जो आपने बताए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गुरुजी, आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें गुरुदेव। तो पहले तो राम स्वरूप जी आपको जो है शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करके जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें सफल हो। इसके बाद डीआर करके एक विद्यार्थी है, उन्होंने कमेंट किया है कि सर रीट की एमसीक्यू वाली क्लास से, रीट 2022 से 23 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में आपकी एमसीक्यू 16 क्लासेस से 6-7 प्रश्न आए हुए प्रश्न इस प्रकार हैं। एक प्रश्न भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र वाला 105 डिग्री से 145 डिग्री वाला प्रश्न आया। इसके अलावा ज्वालामुखी है, अरावली की दिशा है, उपभू के समय ज्वार की स्थिति है। एक प्रश्न चक्रवात के संबंध में भी आया। इसी तरह से
कई कमेंट्स मुझे मिले, लेकिन मैं उन कमेंट्स की बात करूंगा जिसमें उन्होंने परीक्षा में जो प्रश्न आए उनका उल्लेख किया है। तारा चंदनी ने लिखा है कि सर क्विक रिवीजन वाली क्लास बंद मत करना। सर आज रीट का पेपर बहुत हाई लेवल का था, पर भूगोल का कोई प्रश्न गलत नहीं हुए। लास्ट 20 दिनों में जो आपने पढ़ाया था, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और नीलम जी ने जो है एक मैसेज किया है, एक कमेंट्स किया था कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, रीट में आपने जो पढ़ाया वही आया। आपके चैनल पर मैंने 16 दिन में 20 या 22 क्लास लगाई, वो भी 30 या 40 मिनट की, मतलब 20 दिनों में कुल 14 घंटे आपके चैनल पर पढ़ी और 7 प्रश्न सही हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों का जिसने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एमसीक्यू जो रीट 2022 के लिए शुरू की थी, चाहे वह क्विक रिवीजन के रूप में हो, चाहे वह डिस्कशन हो, चाहे वह एमसीक्यू, जिसने भी जितना पढ़ा है सभी को मेरी ओर से धन्यवाद कि आपने इतना प्यार, इतना सहयोग और इतना सम्मान दिया है। यही सहयोग और यही प्यार आपका भविष्य में हमारे साथ बना रहेगा, ऐसी मैं जो है अपेक्षा करता हूं। और आप इस चैनल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रीट की कर रहे हैं, चाहे वह 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, आरएस या किसी भी पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे वह विश्व का भूगोल है, चाहे वह भारत का भूगोल है, चाहे वह राजस्थान का भूगोल है, हर एक चैप्टर को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न यानी कि परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी वहां पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर विशेष चर्चा की जाएगी, जैसा कि आज हम इस क्लास में करने वाले हैं कि पिछली 5 क्लासों में हमने जो पढ़ा है उसका एक क्लास में कैसे रिवीजन किया जाए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर गए, खुद भी करें और अपने साथियों को भी कहें, क्योंकि हो सकता है आपका एक सब्सक्रिप्शन क्लिक किसी के करियर को परिवर्तित कर सकता है, किसी का भविष्य बना सकता है। तो आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्यार और आपका सम्मान इसी तरह से मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बना रहेगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका सम्मान और आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है। और जब हम मोटिवेट रहेंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि आपको भी मोटिवेट करेंगे और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपने अपना सपना देखा है, जो मंजिल आपको पानी है, उस मंजिल को पाने में, उस सपने को साकार करने में और उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने में कहीं न कहीं हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपके साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू में क्या प्रश्न है। स्थल आकृति की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का सही युग्म है। ए चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। बी रूस, ब्राजील, फ्रांस। सी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और डी यूएसए, चीन, ब्रिटेन। देखिए, स्थल आकृति की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का सही युग्म, यानी कि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्थल आकृति की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। और उसके बाद हमें पता करना है कि कौन कौन से देश जो भारत से बड़े हैं। तो देखिए किस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन होगा। तो हमने अध्ययन किया था सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यहां भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। इसका मतलब 6 देश जो है वह भारत से बड़े,
कौन कौन से? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश है वह है रूस। रूस के बाद है कनाडा, इसके बाद है चीन, इसके बाद है यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यहां सभी 6 देश भारत से स्थल आकृति यानी कि क्षेत्रफल में बड़े हैं और 7वां नंबर किसका है? भारत का है। इसका मतलब है इन देशों के अलावा किसी भी अन्य देश का नाम है तो वह भारत से स्थल आकृति यानी कि क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। तो अब समझना प्रश्न के अनुसार, चीन भारत से बड़ा है क्षेत्रफल में और विश्व में इसका 3रा स्थान है। अर्जेंटीना नहीं है, इसका मतलब ए नहीं होगा। रूस बड़ा है, ब्राजील बड़ा है, लेकिन फ्रांस बड़ा नहीं है। कनाडा बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है और यूएसए बड़ा है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। डी में बात करें, यूएसए बड़ा है, चीन बड़ा है, लेकिन ब्रिटेन बड़ा नहीं है। इसीलिए स्थल आकृति की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का सही युग्म जो है वह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। ए, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। बी, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। सी, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और डी, भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए, बात करते हैं, यह पूरा अक्षांशीय विस्तार को लेकर और अक्षांशीय स्थिति को लेकर प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। हमें यह पता है कि भारत जो है, भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है वह कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब भारत उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब हम इसी कड़ी में बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार। यानी कि भारत के अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। 29 डिग्री और कुछ मिनट है, जिसको हम कितना कहेंगे? 30 डिग्री के आसपास। इसके बाद यदि बात करें, जो कर्क रेखा है वह लगभग भारत के कहां से गुजरती है? मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। चौथा था कि भारत का सुदूर दक्षिणी जो इस बिंदु है उसकी अक्षांशीय स्थिति। तो सबसे पहले ध्यान रखना, भारत का जो सुदूर दक्षिणी स्थान है वह कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो अब देखिए एक एक को समझते हैं। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यह सही है। बी, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यह भी सही है कि 8 डिग्री 4 मिनट को यदि हम 37 डिग्री 6 मिनट से घटाते हैं तो 29 डिग्री और कुछ आता है, जिसको हम राउंड फिगर में 30 डिग्री लिख सकते हैं। और एनसीईआरटी में हमारी किताबों में लगभग 30 डिग्री बताया गया है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। इसीलिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय बताई गई है।
कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यह भी सही है क्योंकि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। डी है भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु की अक्षांश से स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यह गलत है। क्यों है? क्योंकि सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, यह ध्यान रखना। जबकि हम जब अक्षांश से विस्तार की बात करते हैं तो मुख्य भूमि के अक्षांश से विस्तार की बात करते हैं और 8 डिग्री 4 मिनट यह कन्याकुमारी की अक्षांश स्थिति को बताता है, न कि सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट को बताता है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी, जो कि कथन सत्य नहीं है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम विस्तार का सही युग्म है। ए 2933 किलोमीटर 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर 6100 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर 2933 किलोमीटर और डी 3214 किलोमीटर 7517 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वह है 3214 किलोमीटर। इसके बाद है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम बात करते हैं 2933 किलोमीटर। अब देखिए ऑप्शन में इसमें 2933 किलोमीटर 3214 किलोमीटर है और सी में भी 3200 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। लेकिन अब प्रश्न में जो पूछा गया है, जो प्रश्न में पहले पूछा गया है, आंसर में भी पहले आएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, पहले उत्तर दक्षिण को पूछा गया है तो उत्तर दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर है। इसीलिए पहले कौन सा आएगा? 3214 किलोमीटर आएगा। उसके बाद पूछा गया है पूर्व पश्चिम, तो उसके बाद कौन सा आएगा? पूर्व पश्चिम वाला जो है आंकड़ा आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी सही उत्तर होगा। यद्यपि ए में भी चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, आंकड़े सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो पूछा गया है, प्रश्न के अनुसार का मतलब है कि प्रश्न में उत्तर से दक्षिण पहले पूछा गया है, इसीलिए उत्तर में भी उत्तर से दक्षिण वाली जो है आंकड़ा है या उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह पहले आएगी। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी सही उत्तर होगा। 6100 किलोमीटर की बात करते हैं तो यहां भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की यहां तटीय सीमा है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है और 7517 किलोमीटर यह भारत की कुल तटीय सीमा है, जिसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह सभी क्या है? शामिल है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत के देशांतरीय विस्तार का सही युग्म है। ए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, सी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर और डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब समझना, प्रश्न पूछा गया है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का सही युग्म क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए देशांतरीय दृष्टि से भारत कहां स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। कहां स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब जो है भारत
पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और पूर्वी देशांतर में ही क्या होगा, समाप्त होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों जो इकाइयां हैं, जो हमारा भारत का पश्चिमी बिंदु है और जो भारत का पूर्वी बिंदु है, दोनों देशांतरों के साथ क्या आना चाहिए, पूर्वी देशांतर आना चाहिए। तो देखिए बिना आंकड़े के कैसे प्रश्नों को उत्तर को निकाला जाता है। अब यहां लिखा हुआ है उत्तरी अक्षांश, यहां उत्तरी अक्षांश, यहां नहीं होगा। यहां पे लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर, जबकि यहां पर है पश्चिमी देशांतर, यह भी नहीं होगा। यहां पूर्वी देशांतर है, यहां पश्चिमी देशांतर है, यहां भी नहीं है। और चार में से यदि आपने तीन गलत कर दिए तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि भारत के देशांतरी विस्तार का सही युग्म क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका सही उत्तर क्या है, डी है। और यही प्रश्न यदि अक्षांशीय विस्तार में पूछा जाता तो ए जो है यह क्या बताता है, अक्षांशीय विस्तार बताता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश आएगा। और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शायद यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और यदि ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि हमें आंकड़ों को फोकस नहीं करना है, हमें प्रश्न की प्रकृति को समझना है। और प्रश्न की प्रकृति के अनुसार 4 ऑप्शन में से 3 कौन से ऑप्शन गलत हैं, उनका निर्धारण यदि आप कर देते हैं तो चौथा यदि आपको याद भी नहीं है तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का स्थानीय समय यानी कि मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। अब समझना, ए 4 घंटे 30 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 6 घंटे 30 मिनट और डी 7 घंटे 30 मिनट। सामान्य स्टूडेंट इसको रट के क्या कर लेता है, रटा हुआ होता है कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटे है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी सही है। लेकिन 5.5 घंटे है कैसे, उनकी हम लोग बात करते हैं, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, चाहे वह भारतीय मानक समय के रूप में पूछे, चाहे कई 2 देशों के बीच में समय की गणना को लेकर पूछे, तब भी गलत नहीं होगा। अब देखिए कैसे समय की गणना करते हैं। यहां जो रेखा है यह है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। और भारत की बात करें तो यहां 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा। अब समझना कि 1 डिग्री बराबर कितना समय होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब देखिए 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसमें अंतर कितना है, तो इसमें अंतर आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट का क्या आएगा, अंतर आएगा। क्लियर। अब देखिए 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट को किससे गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा, 329.2 मिनट आएगा, जिसको राउंड फिगर में लिखा जाता है 330 मिनट। और 330 मिनट को यदि हम घंटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसमें किसका भाग देते हैं, 60 का यदि हम भाग देते हैं, तो हमारे पास समय आता है 5 घंटे और 30 मिनट, जिसको हम 5.5 घंटे भी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी सही होगा, कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। अब आगे क्यों है, क्योंकि भारत ग्रीनविच से पूरब की तरह है
और ग्रीनविच रेखा से यदि हम पूरब की तरह जाते हैं तो समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यदि ग्रीनविच से पश्चिम की ओर आएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। और इसीलिए भारत का जो समय है वह ग्रीनविच से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूरब से पश्चिम सही क्रम है। ए राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। बी मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड। सी त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। और डी गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अब देखिए प्रश्न है कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का सही युग्म, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, पहले तो यह पता होना चाहिए। तो देखिए कर्क रेखा की हम बात करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां भारत के 8 राज्य से गुजरती है। अब इसका यदि हम क्रम बात करते हैं तो देखिए यहां शुरू होती है गुजरात से, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा और सबसे लास्ट में है मिजोरम। अब प्रश्न पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम क्रम, पूरब में यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, मिजोरम। तो देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन में ढूंढिए कि मिजोरम किसमें, मिजोरम के बाद किसको, त्रिपुरा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरह से हमें पूरब से पश्चिम की ओर आना है। तो देखिए ऑप्शन में बात करें, सबसे पहले देखिए ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान। अब यहां और यहां है गुजरात, तो यहां दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि गुजरात पश्चिम में है और राजस्थान भी कहां पर है, पश्चिम में। और जबकि पूछा क्या क्या है, पूरब से। इसका मतलब या तो मिजोरम हो सकता है या फिर त्रिपुरा वाला हो सकता है, बी या सी, दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए मिजोरम से आते हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, तो यहां भी सही है। त्रिपुरा से आएंगे पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से झारखंड। पश्चिम बंगाल से हम आते हैं तो देखिए पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है, झारखंड आता है, जबकि बीच में क्या है, मध्य प्रदेश है, वह गलत है। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, कि त्रिपुरा, झारखंड, झारखंड के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा, गुजरात। इसका सही उत्तर है सी। तो इस तरह से कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पश्चिम से पूरब क्रम भी पूछा जा सकता है और पूरब से पश्चिम क्रम भी पूछा जा सकता है, और कितने राज्यों से गुजरती है यह भी पूछा जा सकता है, और किस राज्य से नहीं गुजरती है यह भी हमें पूछा जा सकता है। और इन सभी का उत्तर आपको केवल 8 शब्दों में मिलता है कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसका आपको क्रम याद होना चाहिए, चाहे वह पश्चिम से पूरब क्रम हो, चाहे वह पूरब से पश्चिम क्रम हो, और एक क्रम के आधार पर हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 24 डिग्री चैनल किन 2 देशों के मध्य है। ए भारत इंडोनेशिया, बी भारत मालदीव, सी भारत पाकिस्तान और डी भारत म्यांमार। अब देखिए 24 डिग्री चैनल, सबसे पहले तो 24 डिग्री चैनल का मतलब क्या है। 24 डिग्री चैनल का तात्पर्य है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहां
सर क्रीक के समांतर निकलता है और सर क्रीक यहां भारत और पाकिस्तान के मध्य है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, कि 24 डिग्री चैनल यहां भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यदि हम भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य 6 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 6 डिग्री चैनल है। भारत और मालदीव की बात करें तो 8 डिग्री चैनल यहां भारत और मालदीव के मध्य है। भारत और म्यांमार की बात करें तो यहां पर कोको स्टेट है। क्या है? कोको स्टेट यहां भारत और म्यांमार के मध्य है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक निकट तटीय देश हैं? ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी मेडागास्कर और डी सेशल्स। अब समझना, तटीय देश का मतलब है वह देश जो समुद्री सीमा से, यानी कि स्थलीय सीमा नहीं लगती है लेकिन समुद्री सीमा या तटीय सीमा लगती है। तो भारत की बात करते हैं तो भारत के सर्वाधिक निकट जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं श्रीलंका को, कि भारत के सबसे निकट जो है तटीय देश कौन सा है? श्रीलंका। लेकिन इन चारों ऑप्शन में श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका के बाद यदि बात करें तो सबसे निकट कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न के अनुसार बी है। वैसे तो हम पढ़ेंगे तो श्रीलंका को पढ़ते हैं लेकिन ऑप्शन में श्रीलंका नहीं है, इसीलिए दूसरा सबसे निकट कौन सा है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप, और भारत का ग्रेट निकोबार, और इन दोनों को जो अलग करता है यह चैनल कहलाता है 6 डिग्री चैनल, या इसे ही कहा जाता है ग्रेट चैनल। जबकि भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें तो यहां पर है पाक स्टेट। पाक स्टेट यहां भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जबकि 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल यहां भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। तो इस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यह प्रश्न जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बात करते हैं एक और प्रश्न की, कि निम्नलिखित में से पुद्दुचेरी का संबंध किस राज्य से नहीं है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु और डी केरल। देखिए पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी यहां एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और यहां पुद्दुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि पुद्दुचेरी जो है वह 3 राज्यों में, कौन कौन से हैं? तो इसका एक भाग आता है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जो भाग आता है वह है यनम। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पुद्दुचेरी और कराईकल है, और तीसरा जो है वह है केरल, और केरल में जो है वह माहे यहां आता। तो इसका मतलब है पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इन 3 राज्यों में फैला हुआ है, ओडिशा में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि यह 3 भागों में एक भाग जो यनम के नाम से जाना जाता है वह आंध्र प्रदेश में है, पुद्दुचेरी और कराईकल यह तमिलनाडु में, और इसका एक भाग जो माहे हैं वह केरल में। तो यहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पुद्दुचेरी का कौन सा क्षेत्र
जो कि पश्चिमी तट पर है। तो माहे जो केरल है यहां पश्चिमी तट पर है। कहां पर है? पश्चिमी तट पर है। और शेष तीनों यनम, पुदुचेरी और कराईकल यहां जो है पूर्वी तट पर है। क्लियर हो गया? एक और प्रश्न जो हम बात करते हैं आगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आराकान योमा पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, यानी किन दो देशों की भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है? ए भारत अफगानिस्तान, बी भारत श्रीलंका, सी भारत म्यांमार और डी भारत चीन। तो इसका सही उत्तर है वह है सी भारत और म्यांमार। देखिए आराकान योमा जो पर्वत है पर्वत यहां म्यांमार में, कहां पर है? म्यांमार में। और भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा है उसके लगभग जो है यहां समांतर स्थित है, इसीलिए यहां भारत और म्यांमार के मध्य भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो जो भारत और अफगानिस्तान, वर्तमान में यदि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनके मध्य जो है हिंदू कुश पर्वत था। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं तो यहां पर है पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य भी हम लोग कहते हैं। भारत और चीन के बीच की बात करें तो यहां पर क्या है? हिमालय है। तो इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र भी दो देशों के मध्य सीमा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो यह था आज का सेशन जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है उनको कैसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, और आपका इस तरह से एक प्रकार से यह कहें कि इस टॉपिक का रिवीजन भी हो गया। कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं कि इसके अलावा और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का यह सेशन बहुत आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं या जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं या देखेंगे, उन सभी से मेरा अनुरोध रहे कि जिन्होंने भी रीट का एग्जाम दिया है और रीट के एग्जाम के बाद अपने आप को आश्वस्त करके घर पे ना बैठें, अपनी तैयारी को पुनः जीरो से शुरू करें। मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से जो है तैयारी शुरू कर लें, खुद भी करें, अपने साथियों को भी कहें कि तैयारी निरंतर करें, क्योंकि ना रुकना है ना थकना है, मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेके हम आपको पढ़ाएंगे और आप जो है अच्छी से तैयारी करके अपने आप को एक राजकीय शिक्षक के रूप में, राजकीय सेवा के रूप में, भारत के भविष्य निर्माता के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।